हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम अपनी पर्यावरण सीरीज़ जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट 2016, 2015 और 2014 का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया है। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू कर रहे हैं अपना सीटेट 2014 का सेकेंड शिफ्ट का पर्यावरण अध्ययन का इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये 4 ऑप्शंस आप खुद से रीड करिए। हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में क्या बोला गया है आपको? आंसर नंबर सी में क्या क्या है आपके ऑप्शन? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है हमारा? हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा क्या है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा क्या है? अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं। तो इस तरह से पहला, तीसरा और चौथा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 62 का डी। 62 का डी। अब डी में आपको क्या क्या बोला गया है? ए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सही है। फिर है बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी सही है। इसके बाद है सी, ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिहार का एक मधुबनी जिला है जो दरभंगा में आता है और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है। तो आप इसकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो बहुत इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौवा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पहले था, अब जो है वो आपका क्या हो गया है? तेलंगाना। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है तो आप तेलंगाना इसको टिक करेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये ऑप्शंस दिए हुए ए, बी, सी और आगे भी है, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं, इसमें से हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी मतलब इसमें हमको क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं? अगर आंसर की बात करेंगे तो ए, सी और डी। तो ए, सी और डी क्या क्या है हमारे आंसर्स देख लेते हैं। ए है हमारा, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो सही है। उसके बाद सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये रेगिस्तान में होता है तो इससे बहुत गहराई तक जाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे था हमारा आंसर नंबर डी। तो डी है, इस पेड़ की तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह आंसर्स आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काला और सफेद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए फर्स्ट से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। जो पहला चित्र दिया है उसमें 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, तथा चित्र पहले व तीसरे में चित्र तीसरे में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो देख सकते हैं, इसमें यहाँ पास आपका करेक्ट करना है, ये थोड़ा यहाँ गलत दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ चित्र पहले व चित्र दूसरे व तीसरा होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं, प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें पहली जो है हमारी वो घड़ी दी हुई है। ये आपकी पहली जो है ये घड़ी है, ये 24 घंटे का आपका समय बता रही है। और जो ये आपका पहला है
ये चित्र नंबर दूसरा, इसमें जानवर एक्स के विषय में दिया हुआ है और जो जानवर वाई है उसके बारे में चित्र तीसरे में दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शंस में से सही बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, क्या दिया है, सी, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो आप देखिए ये जो पहली घड़ी आपको दी हुई है वो पूरे 24 घंटे की है और इसमें जो खंड बने हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 12 हैं, आप गिन सकते हैं। तो 12 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 24। मतलब हमको यहाँ देखना है कि अगर 2 खंड हमारे छायांकित है तो 2 का डबल करने पर जितना आएगा वही उसका एक्स का आंसर होगा। तो यहाँ x में आप देखिए कितने 2 आपके छायांकित भाग दिख रहे हैं। तो ये 2 छायांकित भाग है, इसका मतलब टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, मतलब 4। तो इसी में आप देखिए x 4 घंटे सोता है तो ये सही हो गया। उसके बाद y 18 घंटे सोता है तो इसमें आप गिन लीजिए कितने भाग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके 9 भाग है जो छायांकित है। तो 9 का डबल करिए तो कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरह से हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। x 4 घंटे सोता है, 2 का डबल 4, और इसमें दिया हुआ है y 18 घंटे सोता है तो 9 का डबल 18। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है। तो मृत सागर के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी सही। ऐसा सागर जिसमें, सॉरी, आंसर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है। तो ये आपको इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है अगला प्रश्न। तो आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ये आपका आंसर नंबर बी करेक्ट है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। आगे है, नेहा कक्षा 5 की ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ये 4 मूल्यांकन तकनीक यहाँ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सी मूल्यांकन तकनीक सबसे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा। पहला क्या है, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, चौथा है मौखिक परीक्षा। तो ये आपके ऑप्शन सही हैं। देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो देख लेते हैं, होमवर्क को पूछ रहा है कि किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। तो ये आपका सबसे उपयुक्त है जिससे आप किसी भी बच्चे को क्या दे सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब कौन सा ऐसा जो उपयुक्त नहीं है। तो आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेकर आना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए आंसर बी इसका सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर की अच्छी पाठ्यचर्या में आसपास के खोजने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है, क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। आमोद प्रमोद प्रदान करना मतलब इंटरेक्ट होना, जिससे बच्चे क्या कर सके, आनंद प्राप्त कर सके।
फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, मतलब उन्होंने सभी लोगों ने किसी एक पर ज्यादा कार्य किया। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो ये सबसे उपयुक्त आंसर है। फिर देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। कथन क्या था, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है प्रश्नोत्तर तकनीक का, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। आगे है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, मतलब उनके परिवेश को उनके विद्यालय से उनकी पढ़ाई से जोड़कर उनको पाठ में क्या करना, निपुणता दिलाना। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त नहीं है। तो नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, ये सबसे कम उपर्युक्त है, मतलब बिल्कुल भी उपर्युक्त नहीं है। आगे दिया है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। क्योंकि रोल प्ले हो रहा है, अगर बच्चे भागीदारी देंगे तो वो बहुत ही जल्दी उस चीज को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, इसलिए आंसर सी है। आगे बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, मतलब बच्चे क्या कर सके, सारी चीजों को देखकर अनुभव के द्वारा क्या कर सके, समझ सके। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ये क्या हो जाएगा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देगा, मतलब उनको ही सिर्फ कह देना कि जो भी कार्य हो रहा है उसका सारा जो दायित्व है वो आप ही का है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो डिटेल है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। हांगकांग में सांप से बना हुआ क्या खाया जाता है, एक सूप या डिश कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, लिंग हु फेन। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो सही है ये। उसके बाद ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, इसका आंसर जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए, क्योंकि यह लिपि 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो बाकी इसमें पहला सही है, तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती है, ये सही होना चाहिए।
और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है तो चौथा सही होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको करेक्ट करिएगा, यहाँ सेकंड ना होकर के थर्ड होना चाहिए था, पहला, तीसरा और चौथा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं डी, ए बी सी डी। अब बात करते हैं आंसर्स की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और दूसरा सही है। मतलब जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। मतलब जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और दूसरा है क्या, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन और है यहाँ चौथा, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इस तरह से आप इसके ऑप्शंस देखिए, आंसर इसका हो जाएगा सी, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला है इसका, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। आंसर सी है, सॉरी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा देखते हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही हो जाएगा। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये सही हो जाएगा। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आंसर सी सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारियां नोट की। तो उसने ये कुछ जानकारियां यहाँ लिखी हैं, आपको इन जानकारियों के आधार पर बताना है कि उपर्युक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष दिए हैं और इनके आधार पर आपको आंसर टिक करना है कि कौन सा सही होगा। तो हम ऑप्शन से इसका आंसर देखेंगे कि क्या सही होगा। तो आपका आंसर जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, ए, सी और डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते हैं, ए, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। तो देखते हैं क्या सही है ये। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नागरकोइल की दूरी जो उसने तय की है वो कितनी दी हुई है, गांधीधाम से दूरी 2649, और पहली जो उसने अहमदाबाद से दूरी तय की थी गांधीनगर तक वो कितनी दी थी, 301। तो यहाँ बस बोल रहा है अहमदाबाद से नागरकोइल, तो हम अहमदाबाद से नागरकोइल के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो दूरी दी हुई है 2649 ये टोटल दूरी है, तो इससे आप 301 दूरी को घटाइए। जैसे ही आप 2649 से 301 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 2348। तो 2348 किलोमीटर है, मतलब ये हमारा क्या है, सही है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है हमारा, इसमें सी सही है, सी है, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तो देख लेते हैं 28 घंटे 55 मिनट आता है कि नहीं आता समय। तो देखिए आप यहाँ दिया है आपको समय, 10 तारीख को वो ट्रेन 11:30 बजे चली और तीसरे दिन 12 तारीख को वो पहुंच रही। मतलब 10 तारीख से 11 तारीख तक, 11:30 से दूसरे दिन 11:30 तक 24 घंटे होंगे। उसके बाद 12 तारीख को वो 4:45 में पहुंच रही है, 4:45 में पहुंच रही है, इसका मतलब कितनी देर पहले वो पहुंच रही है। अगर बात करेंगे तो अभी 11:30 के बाद आप और काउंट कर लीजिए, तो 11 के बाद यहाँ 4:45 प्रातः, मतलब वो सुबह पहुंच रही है। तो आप यहाँ काउंट करिए कितना आएगा आपको टोटल वैसे आ जाएगा टाइम 29 घंटे। अब 29 घंटे, लेकिन ऑप्शन में तो 29 घंटे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब 1 घंटा हमको कम करना है, तो 28 घंटे 55 मिनट। अब टाइम का जो यहाँ दिया है 45 और 30, तो ये टाइम आप इसको घटाकर निकाल सकते हैं, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 28 घंटे 55 मिनट। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डी क्या दिया हुआ है हमारा, रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हमको दिया हुआ है और दूरी भी हमको दी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे 2348 में से 28 घंटे 55 मिनट। तो जब आप भाग करेंगे 28 को सीधे आप भाग करके देख लीजिए, आपको लगभग 80 मिल जाएगा। तो मतलब इसका आंसर ए जो आपका दिया हुआ है, सी और डी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि डिटेल में आपको समझाना था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आरक्षित रेल टिकट के बारे में बात कर रहा है तो मतलब हमको जानकारी इसमें क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी में क्या बोला गया है आपको, बी में आपको बोला गया है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बी डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी सही है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ये भी सही है, ये भी दिया होता है। ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या बी सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो ये हमारी आज की सीरीज कंप्लीट हो गई जिसमें हमने सीटेक 2014 का सेकेंड शिफ्ट का 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय फ्रेंड्स।